नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 24 से 31 अगस्त 2025। तो इस वीक की ये उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर आप जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर के ई बुक नोट्स आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। और ये है जरधारी क्लासेस का ई बुक स्टोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 2 से 3 सालों के करंट अफेयर आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में यहाँ पर आपको ई बुक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के अन्य नोट्स हैं, जैसे मॉडल पेपर हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, पिछले 13 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 100+ यहाँ पर पेपर हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। जियोग्राफी की बुक हो गई, उत्तराखंड जियोग्राफी है, उत्तराखंड जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, हिंदी की है, और हिस्ट्री की बुक। तो ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। jardhari-classes.in ये वेबसाइट है, गूगल पर आप सर्च कीजिए और इस वेबसाइट में विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखे, 2 कथन दे रखे हैं। कथन एक क्या बोलता है कि उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन, तो राइन मैन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। और कथन 2 कहता है कि इस समझौते का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है आपका, और दूसरा कथन में ये भले सही है कि स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ना है, लेकिन केवल नहीं है, इसमें 2-3 चीजें और भी है। तो केवल और केवल पहला कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए केवल कथन 1 सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 2 सही नहीं है। डिटेल जान लेते हैं, यहाँ आपको समझ आ जाएगा कथन 1 पहला सही क्यों है। तो उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर हस्ताक्षर हुए हैं। उद्देश्य क्या है, राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य ऑटोमोबाइल, और इसके अलावा ऑप्शन में 2 ही चीज दे रखी थी, इसके अलावा है व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किसने किया। तो मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किया है पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किया है। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन ओहो रेडियो द्वारा किया गया, और ये कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे कि 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 कथन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन ए क्या कहता है कि उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से की है। कारण क्या है कि इस योजना का उद्देश्य है संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्ति तथा संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। अगर आप इसमें देखेंगे तो कथन ए आपका बिल्कुल सही है, और जो कारण है तो इसका ये कारण है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण है कि जो आदर्श संस्कृत ग्राम की शुरुआत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कारण क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्ति और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य है संस्कृत को जनभाषा बनाना और इसका गौरव पुनः स्थापित करना। इन ग्रामों में वार्तालाप और कामकाज संस्कृत में होंगे, साथ ही वेद पुराण उपनिषदों का पाठ किया जाएगा। जो आदर्श संस्कृत ग्राम योजना है ये उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और केंद्रीय संस्कृत जो विश्वविद्यालय नई दिल्ली इसके द्वारा संचालित होगा।
संस्कृत ग्राम समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्ति, अपराध रोकथाम, चरित्र निर्माण और संस्कृति संवर्धन पर काम किया जाएगा। राज्य में जो घोषित आदर्श संस्कृत ग्रामों की जो संख्या है, कितने आदर्श संस्कृत ग्राम राज्य में होंगे, तो प्रत्येक जिले में एक होगा, अर्थात कुल मिलाकर 13 जिलों में कुल मिलाकर 13 संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में एक। आदर्श संस्कृत ग्राम कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो राज्य सरकार द्वारा जो घोषित आदर्श संस्कृत ग्राम है, तो जो नूरपुर पंजनहेड़ी ये है हरिद्वार में, तो नूरपुर पंजनहेड़ी में जो संस्कृत ग्राम यहाँ पर बनाया जाएगा हरिद्वार में। कोटगांव उत्तरकाशी में, डिम्मर जो गांव है ये चमोली में, बैंजी रुद्रप्रयाग में, मुखेम जो गांव है ये टिहरी में है। तो इन जगहों पर इन गांवों में क्या है, संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे। भोगपुर जो कि शुरुआत हो चुकी है, देहरादून में है। गोदा जो गांव है पौड़ी में है। उर्ग ये पिथौरागढ़ में है। खरककार की जो गांव है चंपावत में है। सेरी गांव बागेश्वर में। जयंती पांडे कोटा गांव अल्मोड़ा में है और पांडे गांव नैनीताल में है। और जो नगला तराई गांव है उधम सिंह नगर। तो ये हो गए 13 जिलों के 13 संस्कृत ग्राम जो बनाए जाने हैं। कर्नाटक का जो मत्तूर गांव है ये भारत का प्रसिद्ध संस्कृत ग्राम है। मथुर या माथुर ये भारत के कर्नाटक राज्य के शिवमोगा शहर के पास शिवमोगा जिले का एक गांव है, जो रोजमर्रा के संचार के लिए संस्कृत के उपयोग के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर राज्य की भाषा क्या है, कन्नड़ है, कर्नाटक की। लेकिन ये गांव क्या है, संस्कृत में ही सामान्य कामकाज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की पहली महिला कर्मचारी कौन बनी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद अधिकतम 3 वेतन वृद्धि प्राप्त हुए हैं? तो पहली महिला कर्मचारी कौन बनी है? तो सही जवाब है डॉक्टर ममता जोशी पाठक। तो डी ऑप्शन, डॉक्टर ममता जोशी पाठक बनी है पहली महिला। तो डॉक्टर ममता जोशी पाठक स्पोर्ट्स टीचर हैं, राजकीय इंटर कॉलेज पवलगढ़ कोटाबाग में कार्यरत हैं। 2025 में चंडीगढ़ की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक और 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इन्हें 2022, 2024 और 2025 में उत्तराखंड सरकार की ओर से नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नियम है इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर अधिकतम 3 वेतन वृद्धि दी जा सकती है, और इन्हें ये तीनों वेतन वृद्धि मिली है। और ऐसा होने वाली ये उत्तराखंड की पहली महिला कर्मचारी बनी है। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो 2021 करनाल हरियाणा में 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और लंबी कूद में रजत पदक इन्होंने जीता है। 2022 में गुरुग्राम हरियाणा में 100 मीटर और लंबी कूद में 2 स्वर्ण पदक। 100 मीटर क्या है, 2022 जो गुरुग्राम हरियाणा में, तो 100 मीटर दौड़ में और लंबी कूद में, तो कुल मिलाकर एक एक 2 स्वर्ण पदक इन्होंने 2022 में जीते हैं। मार्च 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 60,000 का पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया। 2006-07 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया कोच थी। 2003 से 2007 के बीच हल्द्वानी स्टेडियम में कोच रहते हुए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रमाल्टा को वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो जो महावीर रमाल्टा है तो इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान 2025 से महावीर रमाल्टा को सम्मानित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो रमाई के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं महावीर रमाल्टा, रमाई उत्तरकाशी। इन्हें श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान बाल वाटिका जो कि एक मासिक पत्रिका है, इसकी ओर से आयोजित 26वें राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा। समारोह होगा अक्टूबर 2025 में विनायक विद्यापीठ भूणास भीलवाड़ा राजस्थान में। तो राजस्थान में आयोजन होगा
और यहाँ इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। महावीर रवाल्टा अब तक 44 पुस्तकें लिख चुके हैं। कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं इनकी। तो प्रमुख रचनाएं क्या है? पगडंडियों के सहारे, एक और लड़ाई लड़, आप घर या बाप घर, दैत्य और पांच बहनें, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक ठुम, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी, अपना अपना आकाश, समय नहीं ठहरता, उसके न होने का दर्द, टुकड़ा टुकड़ा यथार्थ, तेग सिंह लड़ता रहा, ननकू नहीं रहा, विनय का वादा, अनोखा जन्मदिन, पोखू का घमंड और जुगनू की पढ़ाई और गोलू पढ़ेगा। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं, तो कुल मिलाकर 44 पुस्तकें लिख चुके हैं और इनमें कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देश के 58 टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त है? तो किस टाइगर रिजर्व को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है इसे प्रथम स्थान प्राप्त है बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए। देश में कुल मिलाकर 58 टाइगर रिजर्व है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला रिजर्व है। 2006 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में 160 बाघ थे, जो बढ़कर 2023 में 260 हो गए हैं। वर्ष 2008 में 13 टाइगर देशों ने मिलकर बाघ संरक्षण की रणनीति बनाई थी और इसी के तहत फिर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर फोरम की स्थापना हुई थी। इसके बाद 29 जुलाई को हर वर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे। उत्तराखंड में जो कुल बाघों की संख्या है 560 है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो दोस्तों ये तो हो गए उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पर जो वीकली जो करंट अफेयर आती है वैसे तो हम नेशनल इंटरनेशनल डेली लाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड की वीकली आती है उसमें भी कुछ ऐड कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो भी आपको करंट अफेयर के नोट्स है, यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल के भी नोट्स अगर आपको चाहिए करंट अफेयर के तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जरधारी क्लासेस वेबसाइट में है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं jardariclasses.in। इसमें यहाँ पर आपको ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम क्या है? तो थीम क्या था? 1 घंटा खेल के मैदान में। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को और ये दिन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 का विषय था 1 घंटा खेल के मैदान में। इस दिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इस वर्ष का जो आयोजन है फिट इंडिया मिशन और भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र की साझेदारी से हुआ है। 29 से 31 अगस्त 2025 तक इसे 3 दिवसीय अखिल भारतीय खेल अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भी कब हुई थी? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8। FIDE फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होना है इस बार और इसका आयोजन होगा गोवा में। सी ऑप्शन गोवा। तो भारत ने फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा और ये जो प्रतियोगिता है FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? तो NHAI ने जो प्रोजेक्ट आरोहण है इसे वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया है। तो बी ऑप्शन है सही जवाब है और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो जो NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने
वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? टोल प्लाजा कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना। योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम दिए जाएंगे। ये पहल वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को लक्षित करती है और वित्त वर्ष 2025-26 में कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जो चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 है तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही जवाब है, नई दिल्ली। तो 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और नई दिल्ली में आयोजित होगा। आयोजन का उद्देश्य क्या है? भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करना, विशेषकर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में। पहली बार इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे। 18 देशों और क्षेत्रों की 350 से भी अधिक कंपनियां अपने उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। भारत के 9 राज्य भी इसमें भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करना और भारत को विश्वसनीय, स्केलेबल और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। इस कार्यक्रम में एक सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप पवेलियन भी होगा जो नवाचार आधारित चिप डिजाइन उद्योगों को मंच प्रदान करेगा। जो ये चौथा सेमिकॉन इंडिया है नई दिल्ली में होने वाला है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये केंद्रित है, निर्माण के लिए, चिप डिजाइन वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, केरल। तो केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। घोषणा की है मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। डीजी केरल परियोजना के प्रथम चरण पूर्ण होने पर इन्होंने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय स्तर पर केवल 38% लोग डिजिटल रूप से साक्षर हैं और केरल में 99% से अधिक डिजिटल साक्षरता हासिल हुई है। तो इसलिए केरल अब भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है। परियोजना की शुरुआत हुई थी 2021 में। पुलमपारा पंचायत से इसकी शुरुआत हुई थी और यह सरकार की के स्मार्ट अर्थात केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन पहल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर जो नोट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर हो गए, सभी नोट्स आपको यहाँ पर जरदारी क्लासेस के देखने को मिल जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।